हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर रिवीजन पॉडकास्ट ऑफ फिज़िक्स। तो यार आज के इस पॉडकास्ट में हम फिज़िक्स का ओवरऑल रिवीजन करने वाले हैं कम से कम टाइम में। तो फटाफट से शुरू करते हैं। इसको आप एक पॉडकास्ट की तरह लीजिएगा और आप फ़ोन को उल्टा रख करके इसको सुन भी सकते हैं और रिवाइज़ कर सकते हैं। जो चाहे उसको इसको एक पेपर पे लिख भी सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर आता है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन में जो चीज़ याद रखने वाली है वो है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, जो कि हो जाता है mL/T रेज़ टू द पावर -2। फिर एनर्जी का फार्मूला हो जाता है mL² T रेज़ टू द पावर -2। फिर एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो होता है m इनवर्स L -क्यूब और T रेज़ टू द पावर 4, फिर a का स्क्वायर। और फिर म्यू नॉट का एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला जो हो जाता है वो हो जाता है mL/T रेज़ टू द पावर -2 और a रेज़ टू द पावर -2। इसके बाद दो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आते हैं वो होते हैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। तो वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट की हमको वैल्यू पता है, जो होती है लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल। और लेंथ की वैल्यू हमको पता है मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाती है। स्क्रू गेज में देखें तो लीस्ट काउंट की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल। और इसमें भी एरर की जो ज़ीरो एरर की हमारी जो वैल्यू आती है वो होती है n प्लस छोटा n इंटू लीस्ट काउंट। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं काइनेमेटिक्स पे। तो इसके बाद हमको यहाँ पे पता चलता है कि जो v होता है v इज इक्वल टू dx/dt हो जाता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt हो जाता है। और एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है v dv/dt। फिर फ्री फॉल के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के फॉर्मूले के बारे में देखें तो वो हो जाता है h इज इक्वल टू v² अपॉन 2g। और हाइट का फॉर्मूला होता है 1/8 g t²। और t का फॉर्मूला हो जाता है t इज इक्वल टू 2v/g। साथ में फ्री फॉल में टी ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टी ऑफ डिसेंट हो जाता है जब हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देते हैं और दोनों का टाइम बराबर होता है, ऊपर जाने का भी और नीचे आने का भी। उसके बाद क्रॉसिंग द रिवर का एक रिलेटिव मोशन का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है, जिसमें शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम वेलोसिटी निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट में वेलोसिटी ऑफ स्विमर का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए टाइम का फॉर्मूला हो जाता है d/vs। इस बाद हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल के बारे में। तो प्रोजेक्टाइल के तीन इंपॉर्टेंट जो हमको फॉर्मूला पता है वो हो जाते हैं टाइम का फॉर्मूला, जो कि हो जाता है 2v sin θ/g। फिर h का फॉर्मूला जो हो जाता है हाइट इज इक्वल टू v² sin² θ/2g। फिर रेंज का फॉर्मूला हो जाता है जो हो जाता है v² sin 2θ/g। और हमको पता है रेंज 45 डिग्री पे सबसे ज़्यादा होती है। और साथ में एक रेनमैन प्रॉब्लम भी होती हैं। तो रेनमैन प्रॉब्लम के लिए जो एंगल बिटवीन रेन एंड मैन होते हैं उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। इसके बाद हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर के फॉर्मूले हो जाता है टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट में 2h/g। रेंज हो जाता है वेलोसिटी इंटू टाइम, या फिर हो जाता है वेलोसिटी इंटू अंडर रूट 2h/g। इस पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाता है, जिसको हमको लर्न करना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला हो जाता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x/r। इसकी एक और फॉर्म होती है जो होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस x² अपॉन 2u² cos² थीटा। अब हम अगले चैप्टर पर चलते हैं। इसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में तीन इंपॉर्टेंट लॉ होते हैं। पहला होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा हो जाता है एफ इज इक्वल टू एम ए, या फिर एफ इज इक्वल टू dp/dt, जहाँ पे p जो है वो मोमेंटम होता है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है force acting on a body also receive a repulsive force of equal value। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्प्रिंग की प्रॉपर्टी के बारे में। तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी में जो कांस्टेंट होता है वो के लिया जाता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि अगर हम स्प्रिंग को दो रेशियो में कट कर देते हैं, मान लो m इंटू एन, तो लेंथ 1 हो जाएगी m इंटू टोटल लेंथ अपॉन m प्लस एन, और लेंथ 2 हो जाएगी n इंटू एल अपॉन m प्लस एन। और इसके बाद इसका सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका सीरीज़ कॉम्बिनेशन सेम होता है कैपेसिटर की तरह, और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कैपेसिटर की तरह ही होता है। फ्रिक्शनल फोर्स भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, जिसमें हम फ्रिक्शनल फोर्स को लिखते हैं म्यू एस इंटू एन। और साथ में एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, जिसमें जो म्यू एस होता है वो कांस्टेंट होता है फ्रिक्शन का। टू ब्लॉक सिस्टम भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका हम एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं। वैसे कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन होता है,
इसका फॉर्मूला हो जाता है एफ मैक्स माइनस F1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू म्यू2 इंटू जी। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हम चलते हैं सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक पे, जिसका फॉर्मूला हो जाता है इसका एक फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। साथ में इसके हम जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनको लॉ ऑफ इक्वेशन मोशन की लॉ से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, वो होते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स के और सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन के। तो बैंकिंग ऑफ रोड का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो होता है एफ इज इक्वल टू 0 फॉर वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। यानी कि जब वेलोसिटी की वैल्यू आर जी टेन थीटा होती है तब कार पे 0 फोर्स लग रहा होता है। साथ में वर्टिकल मोशन का हमको फॉर्मूला याद करना होता है जो हो जाता है यू इज़ ऑलवेज लेस देन अंडर रूट 2GL फॉर हाफ सर्कुलर मोशन एंड यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन अंडर रूट 5GL फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एनर्जी एंड मोमेंटम वाले चैप्टर पे चलते हैं। तो उसमें हमारे पास वर्क का फॉर्मूला हो जाता है वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस, और उसके साथ हमको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है हाफ एम वी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम हो जाती है जो होती है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी जो कि है वो हो जाती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पावर का फॉर्मूला हो जाता है dW/dt, और स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ पे के जो है वो कांस्टेंट हो जाता है और एक्स जो है वो डिस्टेंस मूव हो जाता है। इसके बाद हमारा एक बेसिक कंसेप्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो कि हमको पता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इसके बाद इम्पल्स का फॉर्मूला हो जाता है जो कि हो जाता है f इंटू डी टी, और इसको आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। उसके बाद कोलिजन का हमारे पास आता है। कोलिजन दो तरीके के होते हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनइलास्टिक कोलिजन के लिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल से ज़्यादा होती है। इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसका फॉर्मूला हो जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और अगर परफेक्टली कोलिजन होता है तो ई की वैल्यू 1 होती है, और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो ई की वैल्यू जो हो जाती है वो 0 हो जाती है। इसके बाद हम सेंटर ऑफ मास के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के ऊपर बात करते हैं, जो कि आता है लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है एक्स सी एम इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, जहाँ पे m1 m2 जो है मास हो जाता है और x1 और x2 जो है वो लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स हो जाता है ऑफ द सिस्टम। इसी तरह से हम वी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, जो कि हो जाता है मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इंटू वेलोसिटी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर फॉर्म में ली जाती है और अपॉन m1 प्लस m2 इसमें भी हो जाता है। फिर एसेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है वो भी सेम हो जाता है m1 इंटू एसेलरेशन वैक्टर प्लस m2 इंटू एसेलरेशन 2 वैक्टर अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके हमको सेंटर ऑफ मास लर्न होने चाहिए, जैसे कि कोन का हो जाता है h/4, और सॉलिड कोन का हो जाता है h/3, और हेमिस्फेयर का हो जाता है r/2। फिर रिंग जो सेमी रिंग होती है उसका हो जाता है 2r/π, और सॉलिड हेमिस्फेयर का हो जाता है 3r/8, और फिर डिस्क का हो जाता है 4r/3π। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आरबीडी यानी कि रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पे, जिसको रोटेशन भी कहते हैं। तो रोटेशन के इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो हैं नहीं, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है m इंटू आर स्क्वायर का सम। और कुछ बेसिक चीज़ों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होनी चाहिए, जैसे कि रॉड का सेंटर से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml² अपॉन 12, और जो साइड से होता है वो होता है ml²/3। इस तरीके से जो एक प्लेट होती है रेक्टेंगुलर प्लेट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है m/12 इंटू ब्रैकेट में a² प्लस b²। रिंग का हो जाता है mr²/2, और हो जाता है 2mr² यानी साइड से। और इसी तरीके से डिस्क का भी हो जाता है हाफ mr² सेंटर से, और साइड से जाता है 3mr²/2। और इसी तरीके से एक्सिस थ्योरम जो हमको पता होनी चाहिए वो हो जाती है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। पैरेलल थ्योरम हो जाती है आई पैरेलल इज इक्वल टू आई ऑफ सेंटर मास प्लस एम डी स्क्वायर। यहाँ पे आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया गया।
इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला जाता है V इज इक्वल टू ओमेगा आर। इसके अलावा रोटेशन तो वैसे डीप ही चैप्टर है, तो उसको डीप में ही करना सही रहता है, अगर नहीं करा तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशन के फॉर्मूले पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है F इज इक्वल टू G m1m2/r², जहाँ पे G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जाता है। ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास। ग्रेविटेशनल में जो बाकी के फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ रिंग, हॉलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही मिलते जुलते हैं। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमको पता है G इज इक्वल टू G m/r²। तो पहले वाला छोटा g है जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और दूसरे वाले में जो आया है वो बड़ा g है, यानी कि छोटा g इज इक्वल टू G m/r²। तो इसके अलावा G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट हम देखते हैं, उसका फॉर्मूला हो जाता है G एट हाइट इज इक्वल टू G0/1 + h/r का होल स्क्वायर। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। साथ में इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी सेम हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह, फॉर रिंग, हॉलोस्फीयर एंड फॉर सॉलिड स्फीयर। इस वजह से इससे कम क्वेश्चन आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी सेम हो जाता है, -Gm1m2/r। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है √Gm/r। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है Gm/r का होल अंडर रूट। और साथ में यहाँ पे हमको एलिप्टिकल पाथ का मिल जाता है फॉर्मूला, जो हो जाता है E इज इक्वल टू √1 - h² a²। बाइंडिंग एनर्जी जो हो जाती है वो हो जाती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। और इसी के साथ जो ग्रेविटेशनल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में पहला फॉर्मूला आता है यंग्स मॉडुलस का, जो होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा L अपॉन L। तो ये 4D फॉर्मूला आता है। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है, जो हो जाता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इसके बाद हमको यहाँ से बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला मिल जाता है, जो हो जाता है -V अपॉन डेल्टा P/डेल्टा V। फिर पॉइजनस रेशियो का हमारा फॉर्मूला हो जाता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो कि हो जाता है डेल्टा D अपॉन डेल्टा L अपॉन L। तो इसको भी हम अच्छे से सिंप्लीफाई करें तो ये फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा D इंटू लेंथ अपॉन D इंटू डेल्टा L, यानी कि चेंज इन लेंथ। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हो जाता है F/L। सरफेस एनर्जी जो होती है वो होता है सरफेस टेंशन इंटू एरिया। इसके बाद हम लिक्विड्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक हो जाता है कंटिन्यूटी का फॉर्मूला, यानी कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2। फिर बर्नौलीज थ्योरम जाती है, जो होती है प्रेशर प्लस ρGH प्लस हाफ ρV² जो होती है वो कांस्टेंट होती है। इसके बाद हम स्टोक्स लॉ के बारे में बात करते हैं, जो होता है V इज इक्वल टू 6π ईटा RV। इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो हो जाती है पॉइज़ुलियस इक्वेशन, जो हो जाती है वॉल्यूम फ्लो अपॉन डेल्टा T। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है वो हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैस। तो यार इसमें जो कि है पहले बॉयल्स लॉ आ जाता है, फिर चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ होता है P1V1 इज इक्वल टू P2V2, और चार्ल्स लॉ हो जाता है V1T1 इज इक्वल टू V2/T2। और इसके बाद जो हमको इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होता है V एवरेज का फॉर्मूला होता है V एवरेज इज इक्वल टू √8RT/πm। और VRMS का फॉर्मूला होता है √3RT/m। और VIMP का फॉर्मूला हो जाता है √2RT/m। और इसमें जो है VRMS की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, फिर VA एवरेज की, और फिर VIMP की। और उसके बाद हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम का मिलता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3 होती है, और डायटॉमिक गैस के लिए 5 होती है एट लो हाइट, और 7 होती है एट हाई, और फिर पॉली एटॉमिक के लिए 6 हो जाती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम F से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम एक फॉर्मूला देखते हैं, जो होता है इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी एंड U का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमको U का फॉर्मूला मिल जाता है, यानी कि इंटरनल एनर्जी का, जो हो जाता है NFRT/2। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं नफरत/2। यहाँ पे N का हमको वैल्यू गिवन होता है, R का वैल्यू हमको पता होता है 0.83 दिया जाता है, मतलब वो क्वेश्चन दिया था। T जो है टेम्परेचर, और F जो अभी हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है।
अब बात कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जाता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, जहाँ पे क्यू जो है वो हीट हो जाता है और यू जो है वो इंटरनल एनर्जी हो जाता है और जो डब्ल्यू होता है वो वर्क हो जाता है। तो जो इसमें साइन कन्वेंशन होता है वो होता है व्हेन हीट इज सप्लाइड डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव, व्हेन हीट इज रिजेक्टेड डेल्टा क्यू इज नेगेटिव, व्हेन गैस डज वर्क डेल्टा डब्ल्यू इज पॉजिटिव, व्हेन वर्क डन ऑन गैस डेल्टा डब्ल्यू इज नेगेटिव, when temperature decreases delta u is positive, when temperature increases delta u is negative। इसके बाद हम एक मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला याद कर लेते हैं जो हो जाता है C इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन एन डी टी, और एक और फॉर्मूला आ जाता है जो होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। उसके बाद हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन देख लेते हैं जो होता है सी पी माइनस सी वी, जो कि वैल्यू जो होती है वो आ जाती है। इसके बाद वर्क डन इन वेरियस प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क की वैल्यू 0 जाती है, आइसोबेरिक प्रोसेस में वर्क की वैल्यू हो जाती है P इंटू वी टू माइनस वी वन, पी ब्रैकेट में वी टू माइनस वी वन, और फिर आइसोथर्मल में डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हो जाती है एन आर टी एल एन पी टू बाई पी वन, साथ में इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। फिर एडियाबैटिक प्रोसेस आता है, उसमें डेल्टा डब्ल्यू की प्रोसेस जन की वर्क की फॉर्मूला हो जाता है एन आर ब्रैकेट में टी टू माइनस टी वन अपॉन वन माइनस एडियाबैटिक कॉन्स्टेंट, जो गामा से रिप्रेजेंट करते हैं हम। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 हो जाता है। उसके बाद कुछ ग्राफ्स आ जाते हैं जो आप देख सकते हो एनसीईआरटी वगैरह से। उसके बाद फ्री एक्सपेंशन में जब वर्क 0 होता है उसमें P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाता है। फिर कारनॉट इंजन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, इसमें Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 हो जाता है। उसके बाद इसमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाता है जो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 हो जाती है। इसके बाद हम अगले चैप्टर पर चलते हैं जो हो जाता है ऑसिलेशन यानी कि एसएचएम। तो एसएचएम में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहले आता है काइनेटिक एनर्जी का जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी का जो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसके बाद हमको यहाँ पे स्प्रिंग का वो देख लेना होता है फॉर्मूला। जब स्प्रिंग सीरीज़ में होती है तब उनका फॉर्मूला होता है 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, और जब पैरेलल में स्प्रिंग्स लगी होती हैं तो फॉर्मूला हो जाता है के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आ जाते हैं टाइम के, इससे मेनली देखा जाता है क्वेश्चन आते ही हैं। तो टाइम का फॉर्मूला हो जाता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और साथ में इसका फॉर्मूला ये भी होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। इसका टाइम के और भी फॉर्मूले हो जाते हैं, जैसे टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट में एल बाई जी, जहाँ पे लेंथ एल ली जाती है और जी जो है वो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट लिया जाता है। इसका टाइम का एक और फॉर्मूला हो जाता है जो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन के, यहाँ पे आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाता है जब कोई डिस्क जैसा ऑब्जेक्ट लिया जाता है। इसके बाद हम अब अगले चैप्टर पर चलते हैं जो कि हो जाता है वेव्स। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब का फॉर्मूला हो जाता है लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू L2 माइनस L1, ये रेजोनेंस ट्यूब का फॉर्मूला हो जाता है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और हो जाता है उसका नाम है डॉपलर्स इफेक्ट, जिसका फॉर्मूला जाता है डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल अपॉन सी। वेव्स में वैसे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नहीं, तो वेव्स को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अब हम शुरू करते हैं अपनी 12th क्लास यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं फोर्स ड्यू टू अ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला जाता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे के जो है उसकी वैल्यू जाती है 9 इंटू 10⁻⁹। उसके बाद हम डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला देख लेते हैं जो हो जाता है पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू डी वेक्टर। उसके बाद हम देख लेते हैं डाइपोल मोमेंट ड्यू टू अ एक्सियल पॉइंट, जिसका फॉर्मूला हो जाता है 2pk अपॉन आर क्यूब, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला हो जाता है के पी अपॉन आर क्यूब। टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है टॉर्क इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होता है क्रॉस प्रोडक्ट, और तो इस वजह से इसका फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर जो हो जाता है 2k लैम्डा अपॉन आर, सेमी इन्फानाइट वायर हो जाता है अंडर रूट 2k लैम्डा अपॉन आर, ड्यू टू इन्फानाइट वायर हो जाता है 2k लैम्डा अपॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट हो जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल चार्ज शीट हो जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग हो जाता है
के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स होल रेज़ टू पावर 3/2। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल यानी कि चार्ज कंडक्टर जाता है आउटसाइड जाता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यानी कि सेंटर से जितना भी डिस्टेंस है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, और ऑन द सरफेस हो जाता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल आर होता है वो रेडियस हो जाता है और इनसाइड जाता है ज़ीरो, यानी कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो जाता है आउटसाइड जाता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर यानी कि जितना भी डिस्टेंस है। ऑन द सरफेस भी सेम हो जाता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यानी कि जहाँ पे आर जो है वो रेडियस जाता है सरफेस का, और इनसाइड जाता है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब या फिर हो जाता है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, तो उसका फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट का फॉर्मूला हो जाता है के क्यू अपॉन आर। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला हो जाता है V इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन का इक्वेटोरियल पॉइंट का फॉर्मूला कुछ नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे ज़ीरो हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है के क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर, और डेल्टा वी और इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो स्फेरिकल शेल में होती है, स्फेरिकल कंडक्टर में होती है, उसका फॉर्मूला हो जाता है when radius is less than the radius of when the distance is less than the radius of the sphere, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर हो जाता है, यानी कि अंदर उसका कांस्टेंट रहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसका वो आ जाता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और कंडक्टर में जब हम उसके बाहर देखते हैं रेडियस के, तो वो के क्यू अपॉन स्मॉल आर हो जाता है, जहाँ पे जो स्मॉल आर है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट टिल वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड। सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है कंडक्टर का हो जाता है के क्यू स्क्वायर बाय 2 आर, और नॉन कंडक्टर का हो जाता है 3 के क्यू स्क्वायर बाय 5 आर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैपेसिटर्स के बेसिक फॉर्मूला के बारे में, तो वो हो जाता है Q इज इक्वल टू सी वी, और कैपेसिटेंस की वैल्यू एक और फॉर्मूले से आती है जो होता है C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जहाँ पे ए होता है एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और डी होता है डिस्टेंस बिटवीन देम। ई नॉट एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ एयर, और के जो होता है वो कांस्टेंट जो ऐड किया जाता है उसका। एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी का फॉर्मूला यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, और इसका एक और फॉर्मूला होता है हाफ क्यू इंटू वी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर। उसके बाद हमको यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है ई नेट इज इक्वल टू ई ओरिजिनल अपॉन डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन इंटू आर टू अपॉन आर टू माइनस आर वन। जब दो स्फेरिकल कंडक्टर को ज्वाइन किया जाता है तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर बन जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन हमको पता है 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। डाइलेक्ट्रिक बिटवीन कैपेसिटर, जब दो कैपेसिटर के बीच में एक स्मॉल एरिया में लेंथ में यानी कि डाइलेक्ट्रिक ऐड किया जाता है तो उसका फॉर्मूला रहता है C इक्वलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी बाय प्लस टी बाय के होता है। मैं फिर से बोल देता हूँ, डाइलेक्ट्रिक बिटवीन कैपेसिटर होता है C इक्वलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी बाय के हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे हमको चार्जिंग का एक फॉर्मूला मिल जाता है जो हो जाता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टो टी अपॉन टो। तो टो का जो वैल्यू रहता है वो हो जाता है RC, ये चार्जिंग का फॉर्मूला हो जाता है। और डिस्चार्जिंग का हो जाता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टो। इसके बाद हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है कैपेसिटर भी। अब हम आगे बढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हो जाता है V इज इक्वल टू आई आर। उसके बाद रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। उसके बाद हमको I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी मिल जाता है, जहाँ पे I जो कि है वो करंट हो जाता है, और उसके बाद N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और A एरिया हो जाता है, और वी डी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है। उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस हमको पता चलता है जो होता है R इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। और फिर उसके बाद हमको यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है। इसकी पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल में जो ई इक्विवेलेंट होता है उसकी वैल्यू आती है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। पावर का एक इम्पॉर्टेंट पावर के जो फॉर्मूले हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कि देते हैं पावर इज इक्वल टू V इंटू आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर,
मोबिलिटी का फॉर्मूला हो जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, और हीट का फॉर्मूला हो जाता है I²RT। इसके बाद मीटर का फॉर्मूला हमको पता चलता है, जिसमें शंट की वैल्यू होती है आई ऑफ गैल्वेनोमीटर अपॉन आई माइनस आई ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू गैल्वेनोमीटर की वैल्यू। उसके बाद वोल्ट मीटर का फॉर्मूला हमको मिल जाता है, इसमें आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर जी प्लस जी आ जाता है। फिर मीटर ब्रिज का हमको फॉर्मूला मिल जाता है, जो होता है एक्स इज इक्वल टू आर एल नॉट अपॉन एल माइनस एल नॉट, और इसका एक इंपॉर्टेंट वो भी होता है रेशियो, जो होता है आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू। पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला होता है ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू, और ई इज इक्वल टू के एल। पोटेंशियोमीटर के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ब्रैकेट में एल वन अपॉन एल टू माइनस वन। एक साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो बात कर लेते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो उसमें हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, या फिर हो जाता है आई डी एल बी साइन थीटा। और इसके बाद फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर जो कि इन्फिनेटली लॉन्ग होते हैं, उसका फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 इंटू 2/d। जब मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पार्टिकल के परपेंडिकुलर एक्ट करती है तो वो एक सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता है, जिसके रेडियस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, जहाँ पे m मास होता है, v वेलोसिटी होती है, q चार्ज होता है, और b जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यू बी। फिर आ जाते हैं बायट-सावर्ट लॉ पे, जो हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताता है। तो b से हम डिनोट करते हैं, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I/d। उसके बाद सेमी इनफिनाइट का फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई I/a। अलॉन्ग द वायर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़ीरो रहती है। और एक सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो हो जाता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर 3/2। सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट बाई 2 I इंटू ए, मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 2a, और ड्यू टू आर को जाती है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I/d थीटा। और थीटा को रेडियंस में लेना होता है। एम्पियर सर्किटल लॉ आ जाता है फिर बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। और उसके बाद फिर हम सोलेनॉइड का देख लेते हैं कि सोलेनॉइड के बी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है सेंटर पे, तो वो होती है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। और उसके बाद हम देख लेते हैं म्यू नॉट एन अपॉन 2r हो जाती है टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में। इसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस देख लेते हैं। तो बार मैग्नेट का हमको फॉर्मूला पता है m इजिकल टू एम, बड़ा m इजिकल टू छोटा m इंटू एल। अगर बड़ा m जो होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, छोटा m पोल स्ट्रेंथ होता है, और l जो है वो मैग्नेटिक लेंथ होती है। इसमें हमको एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला खासकर याद रखना चाहिए। तो एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच। बी वी जो होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, बी एच जो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। और बी वी की वैल्यू होती है बी साइन थीटा, और बी एच की होती है बी कॉस थीटा। और इसके बाद हमको टाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है और यहाँ पे, और एम मैग्नेटिक मोमेंट और बी मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हम देख लेते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है एन आई ए, यानी कि एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न, आई इज करंट होता है, और ए जो है वो एरिया होता है। उसके अलावा हमको याद रखना होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला, जो हो जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू आई अपॉन एच। और साथ में यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला भी याद रखना होता है, जो टॉर्क हो जाता है एम क्रॉस बी, यानी कि एम बी साइन थीटा। एम मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है, बी जो कि है वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, और साइन थीटा वो क्रॉस प्रोडक्ट है, इस वजह से आ जाता है। इस बाद हम बात करते हैं ईएमआई चैप्टर के बारे में। तो ईएमआई चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस तरीके से हैं कि वहाँ पे E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ई जो है वो वोल्टेज के लिए होता है, और वो इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी होता है। यहाँ पे जो फाई है वो होता है बी इंटू डी ए का डॉट प्रोडक्ट। और आई की हमको वैल्यू पता है, आई इज इक्वल टू ई बाई आर होता है। ई में अगर हम वैल्यू डाल दें तो आई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी अपॉन आर हो जाता है। अब हम बात करें मोशनल ईएमएफ की, तो वहाँ पे हमको ई की वैल्यू पता चलती है, ई इज इक्वल टू वी बी एल। तो यहाँ पे वी वेलोसिटी और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, एल जो है वो लेंथ हो जाती है। ये एक स्ट्रेट वायर के केस में लिया जाता है। और एक रोटेशनल ईएमएफ जो होती है, यानी कि अगर कोई
वायर है वो रोटेट कर रहा है, तो उसका EMF की वैल्यू हो जाती है ओमेगा BL²/2। उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि फाई इज इक्वल टू LI, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि हो जाता है फाई इज इक्वल टू MI। म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के बीच का रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। M इज इक्वल टू K√L1L2। इसी के साथ हमारा EMI के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इस पर जो फॉर्मूले आते हैं वो AC सर्किट के आते हैं। तो AC सर्किट में ज़्यादा फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है नहीं, उसमें जहाँ से मेनली क्वेश्चन आता है वो आता है RLC सर्किट से। तो RLC सर्किट का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो RLC सर्किट में जो इम्पिडेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू √R² प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। रेजोनेंस का फॉर्मूला हो जाता है F0 इज इक्वल टू 1/2π√LC। इसके अलावा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला हो जाता है, जो हो जाता है ओमेगा R इज इक्वल टू 1/√LC। पावर फैक्टर की बात करी जाए तो पावर फैक्टर एक RL सर्किट में हो जाता है R/√XC² प्लस R का स्क्वायर। एक RC सर्किट में हो जाता है R/XC² प्लस R का स्क्वायर। और एक RLC सर्किट में हो जाता है R/√R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये मतलब नीचे वाले जो है वो सब में अंडर रूट में है। बैंडविड्थ का फॉर्मूला आ जाता है, बैंडविड्थ यानी कि डेल्टा W इज इक्वल टू R/L आ जाता है। RLC पैरेलल्स वैसे मेंस में कम ही क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसफॉर्मर का हमको फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, जो कि होता है E1/E2 इज इक्वल टू N1/N2। और ये ट्रांसफार्मर का एक फॉर्मूला हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमारा AC सर्किट भी ख़त्म होता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ऑप्टिक्स पे। तो रे ऑप्टिक्स इतना ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, उसमें आसान से ही क्वेश्चन आते हैं। तो उसका जो पहला फॉर्मूला यानी कि मिरर फॉर्मूला आ जाता है, वो होता है 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है -H/, ओ नहीं सॉरी, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू -V/U और H डैश यानी कि H ऑफ इमेज अपॉन H ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका हम और अच्छे से फॉर्मूला देखें तो हो जाता है F/F-U। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मिरर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नहीं, बाकी 3 लॉज ऑफ मिरर हैं, वो पढ़ लेना एक बार। उसके बाद उसके बाद जो कि है एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आता है, जो हो जाता है 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट में I+R। हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो रिफ्रैक्शन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। इसके बाद स्नेल्स लॉ आ जाता है, जो है साइन ऑफ इनिशियल एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल इज इक्वल टू μ2/μ1, जहाँ पे μ2 जो है वो उसका पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और μ2 जो है वो सेकंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और μ1 जो है पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला हो जाता है अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन R म्यू I, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर। शिफ्ट जो हो जाती है वो हो जाती है एक्चुअल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। तो शिफ्ट का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं अपेरेंट डेप्थ और फिर ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर। TIR का इसके बाद कंसेप्ट आ जाता है, जो कि हमको पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो रिफ्रैक्टिव, वो जो कि है TIR एंगल से बड़ा होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्टिव एंगल का फॉर्मूला आ जाता है साइन थीटा C इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ऑफ डेंसर अपॉन म्यू ऑफ रेयरर। इसके बाद हम एक अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर चलते हैं, जो कि है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 होल अपॉन R। इसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाता है, जो कि है 1/F इज इक्वल टू ब्रैकेट में μ2/μ1 माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में आता है 1/R1 माइनस 1/R2। तो इसमें हमको रे ऑप्टिक्स के अंदर जो कि सब सारी चीज़ें साइन कन्वेक्शन के साथ डालनी पड़ती हैं। और आप ऐसे ले सकते हो कि जिस तरफ से लाइट आ रही है उस तरफ को आप नेगेटिव डायरेक्शन ले सकते हो, और मिरर या फिर लेंस की दूसरी वाली साइड जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाती है। इसके बाद लेंस का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। ऑप्टिकल पावर का फॉर्मूला हो जाता है 1/फोकल लेंथ।
और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में सीधे सीधा फोकल लेंथ 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 ऐसे करके सीधा फोकल लेंथ ऐड कर देते हैं। अब आ जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, जब लेंस और मिरर को कंबाइन करते हैं तो इस केस में जो f इक्वलेंट आता है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/f ऑफ मिरर माइनस 2/f ऑफ लेंस। इसके बाद हम आगे प्रिज्म पे चलते हैं। प्रिज्म का फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा, यानी कि टोटल डेविएशन एंगल हो जाता है डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो यहाँ पे आई जो है वो इनिशियल एंगल है, ई जो है वो रिफ्लेक्टिव एंगल है और ए जो हमारा आ जाता है वो है एंगल ऑफ प्रिज्म। इसके बाद एक और फॉर्मूला आ जाता है जो कि है फॉर मिनिमम डेविएशन, जो कि हो जाता है μ2/μ1 इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में डेविएशन एंगल प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म बाय 2 अपॉन साइन a/2। अगर कहीं पे भी कन्फ्यूजन आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूला लिस्ट दे रखी है, वहाँ से पढ़ लेना एक बार। इसके बाद हम चलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे। तो वहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू V0/U0 1 प्लस D/FE। और अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है m इज इक्वल टू V0/U0 इंटू D/FE। टेलीस्कोप का हमारा फॉर्मूला हो जाता है मैग्नीफिकेशन का m इज इक्वल टू F0/FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE/D। और इन्फिनिटी पे अगर बनता है तो 1 हट जाता है तो उसका फॉर्मूला सीधा आता है m इज इक्वल टू F0/FE। अब बात कर लेते हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो वेव ऑप्टिक्स का फॉर्मूला पहला आ जाता है फेस डिफरेंस का। तो फेस डिफरेंस यानी कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 लैम्डा डेल्टा एक्स हो जाता है, जहाँ पे डेल्टा एक्स जो है वो पाथ डिफरेंस हो जाता है। इसके बाद इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है जो हो जाता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई, जो फाई यहाँ पे वो फेस डिफरेंस है। अब हम बात कर लेते हैं पाथ डिफरेंस के बारे में। तो पाथ डिफरेंस जो है वो ब्राइट फ्रिंज में हो जाता है n लैम्डा डी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। जो स्मॉल डी है वो डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस होता है। तो फिर डार्क फ्रिंजेस का फॉर्मूला आ जाता है डार्क फ्रिंजेस की पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2n-1 लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसके बाद हम फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ले लेते हैं। फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आ जाता है। उसके बाद एक वाला एक्सपेरिमेंट आता है कि अगर हम कोई स्लिट को ऐड कर देते हैं YDSC के अंदर थिन फिल्म को, तो फिर उसमें शिफ्ट कितना आता है। तो शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न का फॉर्मूला होता है शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न इज इक्वल टू टी इंटू कैपिटल डी ब्रैकेट में μ-1 अपॉन छोटा डी, जहाँ जो यहाँ पे म्यू है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म है। फर्स्ट मिनिमा ऑफ ऑन स्क्रीन का फॉर्मूला हो जाता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी। उसके बाद पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन वाला जो टॉपिक है वो NCERT से रीड करने वाला है, तो वो NCERT से ही रीड करना है। इसके बाद EM वेव्स आ जाता है। तो EM वेव्स का नॉर्मल सा एक फॉर्मूला जो मेनली याद रखना होता है वो होता है E0 इज इक्वल टू B0 इंटू सी। तो यहाँ पे E0 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और B0 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को, और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को। इस पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो होता है P/4πr², और P होता है P इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अच्छे से आना चाहिए, जिसमें आपको गामा रेस, एक्स रेस, फिर UV रेस, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड वेव्स और माइक्रोवेव्स, देन रेडियो वेव्स, ये सब के यूजेस एक बार रीड करने होते हैं। इससे डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नंबर ऑफ चैनल इज इक्वल टू टोटल बैंडविड्थ ऑफ चैनल अपॉन बैंडविड्थ नीडेड। इसके बाद जो है मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट का फॉर्मूला आ जाता है, जो कि ट्रांसमीटर और रेडिएटर के बीच के मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 हाइट ऑफ ट्रांसमीटर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस अंडर रूट 2 इंटू हाइट ऑफ रिसीवर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। उसके बाद हमको बैंडविड्थ का फॉर्मूला पता चल जाता है जो होता है 2FM। उसके बाद मॉड्यूलेशन इंडेक्स का भी एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो होता है AM/AC। इसको आप लिख सकते हो A max माइनस A min अपॉन A max प्लस A min। ये जैसे कि देख रहे हैं हम पॉइंट में आता है तो इसका परसेंटेज ज़्यादा लिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। तो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले बोर्स की पोस्टुलेट आ जाती हैं, जो कि है जैसे MV/R इक्वल टू NH/2P। उस पर हमको रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला पता चलता है जो होता है 0.529 इंटू n² अपॉन a। फिर वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला पता चलता है जो है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n।
एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है 13.6 माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड जो है वो एटॉमिक नंबर हो जाता है, एन जो है वो नंबर ऑफ शेल हो जाता है। उसके बाद हमको एक्साइटेशन ऑफ एटम का फॉर्मूला पता चलता है जो होता है एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू ई ऑफ एन टू माइनस ई ऑफ एन वन। फिर रेडबर्ग फॉर्मूला आ जाता है जो होता है 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का हमको फॉर्मूला मिलता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1/2। उसके बाद हम एक नॉर्मल फार्मूला देखते हैं जो है लैम्डा इज इक्वल टू 12430 अपॉन डेल्टा ई। ये तब है जब हम एंगस्ट्रॉम में लेते हैं, एन एम यानी कि नैनोमीटर में जब हम लेते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू 1243 अपॉन डेल्टा ई। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो जाता है जहाँ पे हमको वर्क फंक्शन की वैल्यू पता चलती है और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हो जाता है एच सी बाय लेमडा थ, टी एच आ जाता है इसमें। इसके बाद हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन ई। इसके बाद हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्मूले पे चलते हैं जो कि हो जाती है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। पी यहाँ पे मोमेंटम हो जाता है तो फिर लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी भी हो जाता है। इस पर लैम्डा का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट में v। इस पर डुअल नेचर ऑफ लाइट से हमको 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलते हैं जो है नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू पी लैम्डा अपॉन एच सी। फिर फोटोनिक फ्लक्स का मिलता है आई लैम्डा अपॉन एच सी। फिर फोटोन डेंसिटी का मिलता है आई लैम्डा अपॉन एच सी स्क्वायर। फिर रेडिएशन फोर्स का एक और फॉर्मूला है जो कि इन सबसे डिराइव करके मिलता है, वो होता है पी बाय सी, जो पे सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। इसके बाद हम न्यूक्लियर फिजिक्स पे चलते हैं जहाँ से हमको पता चलता है कि आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट ऑफ ए हो जाता है। जो यहाँ पे आर नॉट है वो फर्मीज कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हो जाती है 10 रेज टू पावर -15 मीटर। उसके बाद आइंस्टाइन की इक्वेशन आ जाती है जो कि है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। फिर रेडियो एक्टिविटी लॉ आना चाहिए जो कि होता है एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लेमडा बाई टी। फिर हाफ टाइम का फॉर्मूला आ जाता है जो कि है टी इज इक्वल टू एल एन टू बाई लेमडा। लेमडा जो है वो रेट ऑफ लेमडा यहाँ पर जो है वो रेट कांस्टेंट आ जाता है और टी जो है वो हाफ टाइम का फॉर्मूला है। एक और जो कि है फॉर्मूला वो है आर इज इक्वल टू लेमडा एन। यहाँ पे आर जो है वो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। मीन लाइफ टाइम का फॉर्मूला हो जाता है मीन लाइफ टाइम इज इक्वल टू 1/λ। इसके बाद हमारे पास आता है अल्फा डी के, बीटा डी के और गामा डी के, जिसके बारे में एनसीईआरटी से रीड कर लेना, वही ज़्यादा बढ़िया रहता है। और फिर एक्स रेज का टॉपिक आ जाता है जिसमें भी कोई ऐसा खास फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए मैंने एक वीडियो लगा दिया पिन कमेंट में, वो देख लेना। इसके बाद हम चलते हैं सेमीकंडक्टर पे। तो सेमीकंडक्टर 2 पार्ट से बनता है, एक ट्रायंगल पार्ट होता है जिसे हम पी पार्ट कहते हैं और एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसके बाद वो एन पार्ट होती है। अगर पॉजिटिव पार्ट ऑफ बैटरी जो है वो एन पार्ट से होता है तो रिवर्स बायस होता है और उसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन अगर फॉरवर्ड बायस जो है वो ट्रायंगल पार्ट यानी कि पी पार्ट से कनेक्ट होता है तो उसके अंदर से करंट फ्लो होता है। उसके बाद आर का फॉर्मूला हो जाता है आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। जीनर डायोड रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज को मेंटेन कर लेता है। उसके बाद हमारे पास आता है बेस करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर जिसको हम बीटा से नोट करते हैं जो होता है बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी। फिर आ जाता है हमारा एमीटर करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर जो हो जाता है अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई हो जाता है और उनका रिलेशन होता है अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 + बीटा। इसके बाद एसी करंट गेन आ जाता है जो कि बीटा के बराबर होता है। फिर एसी वोल्टेज आता है जो होता है बीटा इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। फिर पावर गेन इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। उसके बाद आ जाता है लॉजिक गेट का टॉपिक जिसके लिए एक वीडियो लगी हुई है पिन कमेंट में। तो यार आज के लिए बस इतना ही, पूरा रिवाइज हो गया है। फिजिक्स फॉर्मूला शीट जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और पिन कमेंट में भी दे रखी है। तो बस आज के लिए इतना ही। सो गुड बाय और फिजिक्स में मजा आओ।